नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा सिंघानिया है और आज हम गांव में बिजनेस कौन सा करें और कैसे करें के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबको यह मालूम है कि जब ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति होती है तो देश की भी तरक्की ज़रूर होती है। पूरे विश्व को खेती व किसानों का महत्व समझ में आया है, जो मानव जाति के लिए जीवन रेखा है। स्वस्थ जीवन शैली यानी स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही, पर आहार एक दवाई है, यह सभी को अब समझ में आ रहा है। अगले 45 मिनटों में हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हम एक कृषि आधारित उत्पाद एवं अवसरों के बारे में बताएंगे। साथ ही ग्रामीण व्यवसायों को प्रोत्साहन देने वाली शासकीय योजनाएं तथा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स के विषय में भी जानकारी देंगे। वर्तमान परिस्थिति में कृषि क्षेत्र व किसानों के लिए क्या अवसर हो सकते हैं, यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं श्री सचिन देशपांडे को आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में बीई किया है। बेंगलोर में विप्रो और रॉबर्ट बॉश में 8 वर्ष काम करने के पश्चात 2013 में इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया। 2014 से आज तक ये अभ्युदय ग्लोबल विलेज स्कूल में पूर्णकर कार्यरत हैं। नमस्ते सचिन जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वर्तमान परिस्थिति में कृषि क्षेत्र व किसानों के लिए क्या अवसर मौजूद हैं? जी बिल्कुल आकांक्षा जी। हमारे देश की जो 55% जनता है वो अभी भी गांव में रहती है और कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उन सबको रॉ मटेरियल ये कृषि के ऊपर से ही मिलता है। तो हमारे देश की जब अधिकांश जनता गांव में रहती है तो गांव में सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी है हम सबको काम करने की। मैं हमेशा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे सामने जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ऐसी है कि गांव का पैसा गांव में रहे और शहर का पैसा गांव में आए। क्योंकि अभी जो ट्रेंड है इकोनॉमी का वो गांव से पैसा शहर की ओर जाता है और शहर से पैसा भारत से बाहर जाता है। तो इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे गांव में अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोग जिस पर थोड़ा जोर दे सकते हैं, जिस पर थोड़ा काम करने की हमको आवश्यकता है। तो हम एक उसका थोड़ा आकलन करें तो हमको समझ में आता है कि कृषि और उस पर आधारित उद्योग ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि भारत अभी लगभग 70% अपना जो खाद्यान्न तेल है यानी जो एडिबल ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और इसका एक उल्टा एग्जाम्पल दूंगा जहां हम लोग थोड़े स्ट्रांग हैं कि विश्व का 80% हल्दी, विश्व की 80% हल्दी ये भारत बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं कि जो हमारा स्ट्रांग एरिया है वो और स्ट्रांग हो जाए और जो हमारा वीक एरिया है वो भी और उसको हम लोग अपने स्ट्रांग करने की दिशा में अपने कुछ कदम उठाएं। तो ये तो मैंने बस 2 छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। यही उद्योग होंगे आगे चल करके, ऐसा नहीं है। ये हमको अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। एक बहुत पुराना आंकड़ा है जो ये कहता है कि भारत का हर गांव लगभग 200 प्रकार की फल फूल सब्जी ये उगाया करता था। आज वो हो सकता है कुछ कम हो गया हो, लेकिन हमको अपने अपने क्षेत्र में उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा और उसके बाद में निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में मैं कौन सा काम कर सकता हूं। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जहां हम वीक हैं उसको स्ट्रांग कैसे करें और जहां हम स्ट्रांग हैं उसको स्ट्रांगर करते हुए एक्सपोर्ट तक हम लोग कैसे पहुंच सकें। क्या आप हमें कुछ ऐसे क्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे जिनमें व्यवसाय की संभावनाएं हों? जी बिल्कुल। हम लोग यदि थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करें हमारे देश की इकोनॉमी और स्पेशली गांव की इकोनॉमी कैसे काम करती है, तो गांव, शहरों में आने वाला दूध पूरा गांव से आता है, लेकिन गांव में अभी भी इसके ऊपर थोड़ी जागरूकता नहीं है। यदि हम गुजरात को ही देख लें जहां से पूरा अमूल का उद्योग शुरू हुआ,
जो एक बहुत बड़ी कहानी बन करके पूरे विश्व में सामने है, और पूरे देश में हम लोग अभी दूध के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसमें आज भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दूध, उसके ऊपर आधारित उद्योग। अभी कोरोना के कारण हम सबको फिर से आयुर्वेद की तरफ और थोड़ा रुझान हम सबका बढ़ गया है, तो इसलिए गाँव में ऐसे वनस्पतियों का उत्पादन हो जो आयुर्वेदिक दवाइयों में जिनका काम पड़ता हो, उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी फिर से नज़र आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी हल्दी का उदाहरण दिया, अदरक का उदाहरण दिया, सब लोग काढ़े पीने लग गए हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने खुद होकर के बहुत सारे काढ़ों के बारे में बताया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र हो सकता है। मैंने जैसे पहले भी कहा खाद्यान्न तेल के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र है। एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो है मशरूम का, कि पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए, पूरे शहरी लोगों के लिए मशरूम एक बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड के रूप में उभर करके सामने आया है। उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम गांव में कुछ काम कर सकें। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमको फलों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और जागरूकता की भी आवश्यकता है जो मेरे ख्याल से शहरी जीवन के लिए भी है। वो ऐसी है कि हमको भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसकी बहुत बड़ी धीरे धीरे डिमांड शुरू होने वाली है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे कटहल यानी जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, उसका अभी तक कोकण में या दूसरी तरफ उसका ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। धीरे धीरे विदर्भ भी उसमें भी उभर करके आ रहा है। प्रोसेस्ड फूड के ऊपर में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। नागपुर जिस शहर में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, संतरा नगरी इसको कहते हैं, लेकिन संतरे पर आधारित उद्योग नागपुर में कहने के लिए कोई भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। सीताफल महाराष्ट्र में और स्पेशली नागपुर के आसपास में पारशिवनी जो अपना तहसील है, तालुका है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सीताफल का उत्पादन होता है। उस पर आधारित कुछ उद्योग शुरू कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग अच्छे से की जा सकती है। तो खेती पर आधारित, लेकिन खेती किस सीजन में कैसी होती है, लोगों को उसकी कब आवश्यकता होती है, उसको किस रूप में एनकैश किया जाए, किसी को लूटना भी नहीं है हमको, यानी शहरी लोगों को एक्स्ट्रा भी पैसे देने की जरूरत न पड़े, गांव के लोगों तक सही माध्यम से पैसे पहुंचे और उचित पैसे पहुंचे, इसका एक जो पूरी एक रूपरेखा मुझे लगता है बनाने की जरूरत है, और उसके ऊपर में गंभीरता से गहराई से हमको विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर से मैं गिना दूं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए, दवाइयों के लिए लगने वाले उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट्स यानी हॉर्टिकल्चर, ये 4-5 कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अधिक गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है और जिस पर उद्योग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपने कहा कि हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टू डिसाइड कि हमें क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा और समझा सकते हैं कि अगर हमें कुछ शुरू करना है तो क्या चीज़ में ध्यान रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। अभी हम लोग जिस महामारी से लड़ रहे हैं उसका कारण ये है कि हम लोग सब प्रकृति के विरुद्ध गए हुए हैं। तो जब बिजनेस करते हैं तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग शायद थोड़े शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर बैठते हैं, थोड़ी मिलावट कर बैठते हैं। जैसे अभी न्यूज़पेपर में एक स्कूल के बच्चों ने दिया, उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पूरे देश भर में एडिबल ऑयल में। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ अपील करती है क्या, ये चीज़ मैं स्वयं जब खाऊंगा या उसको मैं कंज्यूम करूंगा तो मैं उस स्टैंडर्ड का खाने का पक्षधर हूँ क्या, मैं उसको खाना चाहता हूँ क्या, ये सबसे पहली बात हमें खुद को पूछनी चाहिए। दूसरी बात, हर वो चीज़ जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है आज, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी हो। मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा कि हम सब अपने बचपन को यदि याद करें तो फूल गोभी जो है वो कभी भी हम लोगों ने ठंड को छोड़ करके दूसरे मौसम में, सीजन में कभी नहीं खाई। हम लोगों ने गर्मी में कभी नहीं खाई, बरसात में कभी नहीं खाई। आज 12 महीने हम लोग फूल गोभी की डिमांड होने के कारण हम लोग किसानों को कहते हैं कि हमको ये चीज़ें आप दो, लेकिन हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी हम बिजनेस शुरू करें तो उसका हमेशा एक सोसाइटल एंगल होना चाहिए कि वो बिजनेस जो है वो सिर्फ मेरे शॉर्ट टर्म गोल के लिए है या फिर
सोसाइटी एट लार्ज को उसका वाकई में फायदा होने वाला है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अपने मूल्यों को फिर से देखने वाली बात है कि हम सब जो करना चाहते हैं, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, गांव में पैसा आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो जब समृद्धि आएगी तो उसके साथ में उसको टिका करके रखने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों को करना पड़ेगा, किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि आज ये हमको समय मिला है इस पर चिंतन करने का, इस पर थोड़ा समय देने का, इस पर विचार विमर्श करने का। तो मुझे लगता है बिजनेस के लिए वो अपने अंतरात्मा को देखना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। सचिन सर, कृषि से संबंधित कुछ भी काम शुरू करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें अपनी जो भौगोलिक परिस्थिति है, यानी हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके बारे में हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ क्या उगता है, किस सीजन में उगता है, कितनी मात्रा में उगता है, वो उसके ऊपर में मैं प्रक्रिया क्या कर सकता हूँ ना, उसको फूड को प्रोसेस क्या किया जा सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा थोड़ा मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग अभी गाँव में रहते हैं और हमको पता है क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा रोड ब्लॉक हमारे सामने आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है कई जगह पर, कई जगह बिजली की सुविधा आज भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख करके कि ऐसी कोई चीज़ बन सकती है क्या जिसको शायद बिजली की कम आवश्यकता पड़ती हो, जिसकी शेल्फ लाइफ अधिक होती हो, जिसको ट्रांसपोर्ट 2 दिन लेट भी पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे पास में उसके लिए स्किल्ड रिसोर्सेज कितने हैं। और मैं यदि खुद होकर के कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं ऐसी 2-3 जगहों पर मैं घूम करके आऊँ, देख करके आऊँ कि वो बिजनेस कैसे चल रहा है, कब शुरू किया, कितने समय में उन्होंने क्या अचीव किया और उनको कठिनाइयाँ कौन कौन सी आई, और उसके लिए मैं स्वयं स्किल्ड हूँ कि नहीं हूँ, और यदि नहीं हूँ तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे निश्चित रूप से अटेंड करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ों पर यदि हम लोग ध्यान दें तो हम लोग एक अच्छा बिजनेस शुरू कर पाएंगे। धन्यवाद सचिन सर, ये तो आपने बहुत ही काम की बात करी हमारे साथ। आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करी और अपना इतना सारा अनुभव के भी बताया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत में परंपरागत खाद्य क्षेत्र में मौजूद लघु एवं मध्यम उद्योगों में क्या किया जा सकता है और क्या संभावनाएं हैं, आइए इस बारे में हम बात करते हैं हमारे अगले वक्ता से। अब हम फूड सेक्टर के विषय में जानकारी के लिए डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री से बात करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर विश्वविद्यालय में फूड टेक्नोलॉजी विभाग की भूतपूर्व प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख हैं। फिलहाल ये अपंग महिला बाल विकास संस्थान नागपुर AMBVS की अध्यक्ष हैं। यहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट आशादीप के अंतर्गत कई योजनाएं आरंभ की हैं। प्रोजेक्ट आशादीप पोषक आहार के लिए जन जागरण करता है और पौष्टिक प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी करता है। नमस्ते। धन्यवाद। जब आप आहार या भोजन की बात करते हैं तो ये एक बहुत अलग तरह की एक्टिविटी है। ये हमारी बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। लेकिन आहार या भोजन ये हमें सिर्फ जीने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके बहुत सारे सामाजिक आयाम भी हैं। जैसे कि हम खुशी मनाते हैं तो खुशी मनाते समय हम मिठाई बांटते हैं, कुछ किसी का अभिनंदन करना है तो उसके लिए हम मिठाई देते हैं। इतना ही क्या, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय भी सहानुभूति जताने के लिए हम हमारी तरफ से कुछ फूड दिया जाता है या आहार दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग भावनाएं जो हैं समाज की, वो आहार के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इसी तरह से ये है कि यार दोस्त मिल जाते हैं तो पार्टी किए बिना होता नहीं है। कोई अपना अच्छा प्रिय व्यक्ति आता है तो उसके लिए कोई चीज़ बना के खिलाई जाती है।
जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ, उसके लाडले को कुछ बना के खिलाती है। तो इस तरह से ये जो है भावनाओं से संबंधित है, त्योहारों से संबंधित है। और इसीलिए ये जो फूड सेक्टर हम बोल रहे हैं, ये फूड सेक्टर अभी अभी आया है। करीब समझ लीजिए 50-60 साल पहले ये सारी एक्टिविटीज़ घर में ही हुआ करती थी। ये सारी होम बेस्ड एक्टिविटी थी और सारी चीज़ें घर से हुआ करती थी। लेकिन आज ये सारी एक्टिविटीज़ घर से निकलकर बाहर आ गई हैं और इसलिए हमें उसको एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इस नाम से हम उसको जानने लगे हैं। प्रतिमा मैम, खाद्य उत्पादन क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं? बदलाव बहुत अलग तरह से आ रहे हैं। एक तो सामाजिक जीवन बहुत बदल रहा है। जो बहुत सी जो लोक संख्या है वो गांव से निकलकर शहर की ओर जा रही है। शहर में जो मिडिल क्लास है वहाँ पे वर्किंग वीमेन है, जब पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो समय की कमी हो जाती है और समय की कमी के साथ ही उनकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें घर में हुआ करती थी, जो एक्टिविटीज़ घर में हुआ करती थी, तो उन चीज़ों के लिए घर में बनने वाली चीज़ें भी आज खरीदी जा रही हैं और अगर वो खरीदी जा रही हैं तो उसकी बिक्री भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक वाक्य में अगर बोलना है कि फूड इज़ नो लॉन्गर ए बेसिक नेसेसिटी नाउ, इट हैज़ बिकम ए मार्केटेबल कमोडिटी। यानी कि हम एक बोलते हैं कि अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। लेकिन आज जो है कि सिर्फ ये मूलभूत ज़रूरत नहीं है, ये एक मार्केटेबल कमोडिटी है और उस तरह से उसका महत्व हो गया है कि वो एक सेक्टर बन गया है, इंडस्ट्री में आ गया है। और सेहत के लिए आहार, ये जो महत्व है, ये पिछले कुछ 4-5 सालों से सेहतमंद आहार का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से तो कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है और इसलिए इसको हम एक विशेष एंगल से देख सकते हैं। अब इस परिस्थिति में जबकि उत्पादन गांव में है और ग्राहक शहर में है, तो इन दोनों के बीच में जो मिडिलमैन है, ये मिडिलमैन का महत्व बहुत बढ़ गया है कि जो गांव से खरीदी करता है और शहर के ग्राहक को बेचता है। इस परिस्थिति में लघु उद्योग के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों के लिए बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि किसान को वो जो उसका जो उत्पादन है उसका मूल्य नहीं मिलता है और जो मिडिलमैन है वो खा जाता है। ये मिडिलमैन क्या करता है? ये मिडिलमैन लेता है, वो किसी या तो उत्पादक को या ग्राहक को बेचता है या किसी इंडस्ट्री को बेचता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कुछ है, वहाँ पे वो जाके बेचता है। तो इस तरह से जो ज़्यादा फ़ायदा है वो उस मिडिलमैन को या दलाल को मिलता है। अगर गांव में ही ये मूल्य वृद्धि की जाए और अगर ये गांव का जो उत्पादक है वही अगर उद्योजक बनने की कोशिश करे, तो ये बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो उसके हाथ आएगा और मिडिलमैन की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। और आजकल ई मार्केटिंग की वजह से शहर में जो ग्राहक है या कहीं भी ग्राहक है उससे संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। उसके बारे में भी हम बाद में जानने ही वाले हैं। और जैसा कि सचिन जी ने कहा है कि दूध है, हल्दी है, फल हैं, ये सारी चीज़ों को एक अलग तरह से हमें देखना चाहिए कि हम बस उत्पादन करके उसे बेच न दें, उत्पादन करके उसमें मूल्य वृद्धि करें, तो ये संधि मिल सकती है। प्रतिमा जी, अब आप हमें बताइए कि इस क्षेत्र में अगर बिजनेस शुरू करना है तो क्या कंसिडरेशंस होने चाहिए? ये जो खाद्य उद्योग है ये एक बहुत ही अलग तरह का उद्योग है। बाकी उद्योगों के हिसाब से इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं और जिसका हमको विचार करना पड़ता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये रीजनल, सीजनल और स्किल बेस्ड, ये 3 चीज़ें हैं। रीजनल यानी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग तरह के उत्पादन होते हैं और उन्हीं उत्पादनों से वहाँ की जो आहार संस्कृति है उस संस्कृति से, उन्हीं उत्पादनों से नए नए तरह के प्रोडक्ट्स बना करते हैं। जैसे कि नागपुर के आसपास में ज्वारी होती है कि ज्वारी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जहाँ बाजरी होती है वहाँ बाजरी से बनती है, जहाँ चावल होता है वहाँ चावल से बनती है। तो इस तरह से एक रीजनल डिफरेंस होता है
और आहार संस्कृति में भी फ़र्क होता है और उत्पादनों में भी फ़र्क होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो कंसिडरेशन है कि फूड सेक्टर ये सीजनल है। बहुत सी चीज़ें हैं कि जो एक विशिष्ट सीज़न में आती हैं और उसी सीज़न में आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे अगर कोई सोचता है कि बस मुझे मैंगो प्रोसेसिंग करना है, तो वो मैंगो प्रोसेसिंग में सारा साल नहीं निकाल सकता। उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं मैंगो प्रोसेसिंग, मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, आम का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बाकी साल भर क्या करने वाला हूँ। तो इस तरह से ये जो सीजनलिटी है, उसी तरह से जो एक कल्चरल ये रहता है कि कोई पर्टिकुलर त्यौहार रहते हैं, उन त्योहारों के समय कोई रिक्वायरमेंट रहती है, फिर साल भर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये भी कंसिडरेशन करना पड़ता है कि किस समय क्या चीज़ बिकने वाली है और किस समय क्या चीज़ नहीं बिकने वाली है, और उस तरह से उद्योजक को तैयारी करनी पड़ती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेक्टर स्किल बेस्ड है, जहाँ पे एक मशीनरी ज़्यादा काम नहीं करती है। ये स्किल बेस्ड है और यहाँ पे अपने को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ जहाँ पे जो वुमेन फोक है, जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जनरली इस तरह में उनका ऑलरेडी ये स्किल रहता है, वो घर में ये चीज़ें बनाती ही रहती हैं, तो उनका जो स्किल है वो परंपरा से उनका नॉलेज बनता जाता है। वो कोई ट्रेनिंग कोर्स में नहीं जाती, कोई सीखती नहीं है, लेकिन उनका जो परंपरागत स्किल है, उस स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करके और उस स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करके हम उनको उद्योजक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कि जिसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं का बचत गट या महिलाएं अपना स्किल का उपयोग कर सकती हैं, और वो स्थानीय लोगों को जो चीज़ें पसंद है, ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें यहाँ पसंद है वो बाहर पसंद नहीं होगी। बहुत बड़े मार्केट, जो बड़ी वाली जो कंपनियाँ हैं, वो बड़ी कंपनियाँ ये छोटी छोटी चीज़ों में जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि एक तो लेबर बेस्ड रहती हैं, दूसरी बात है कि उसका मार्केट भी लिमिटेड रहता है। आप अचार सोचिए, गुजरात का जो अचार है वो आंध्र प्रदेश में नहीं बिकता, आंध्र प्रदेश का अचार बंगाल में नहीं बिकता। तो ये जो छोटी छोटी रीजनल डिफरेंसेस हैं, ये इसका महिला उद्योजक जो हैं वो इसका बहुत अच्छे तरह से उपयोग कर सकती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि फूड सेक्टर में लघु उद्योजक या लघु उद्योग ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और महिलाओं ने इसके लिए आगे आना चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जहाँ तक महिलाओं का स्किल का सवाल है, उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत मशीनरी का भी उपयोग होना चाहिए, कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को या ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को काम मिल सके। लेकिन इन व्यक्तियों की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, इस उद्योग की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसके लिए कुछ स्मॉल स्केल मशीनरी का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, कि जिसमें कहीं बॉटलनेक्स नहीं आएंगे। और इस तरह की बहुत सारी मशीनरी हमारे यहाँ आजकल अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, कि जो छोटे उद्योजकों को मिल सकती हैं और उनके उद्योग को वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हैं। तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। जैसे छोटी पैकेजिंग मशीन है, रोस्टिंग मशीन है, सीलिंग मशीन्स हैं, तो इस तरह से उसमें क्वालिटी बढ़ेगी और उसमें उसका स्तर एक अच्छी तरह से आएगा। तो जिसको एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि हाई लेवल मशीनरी नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने उसके बारे में सोचना चाहिए। मैम, अब आप बताइए कि स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक आहार को बिजनेस की तरह किस तरह से सोचना चाहिए? स्वाभाविक तौर से हम अगर देखें तो एक परंपरागत जो आहार रहता है वो उस जगह के लिए, उस स्थानीय वातावरण के लिए पोषक आहार समझा जा सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सारी दुनिया से सारी चीज़ें सब जगह मिलती हैं और इसलिए आहार बहुत बदल गया है। तो हम अगर ये सोचें कि जो पारंपरिक आहार है उसको हमें बढ़ावा देना है, उसको हमें आगे लाना है, तो ये पारंपरिक आहार क्यों आगे नहीं आ रहा है, उसको हम किस तरह से पॉपुलराइज कर सकते हैं। उसे हम, जैसे रेडी मिक्सेस मिलते हैं, जैसे तैयार खाने के लिए तैयार चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, तो उसी तरह से हम हमारे जो पारंपरिक पदार्थ हैं उनको हम इस तरह से बना सकते हैं क्या, कि जिसमें जो आज की जो गृहिणी है कि उसके लिए समय की कमी है, उसके लिए घर में मदद नहीं है, तो वो उसके लिए ये चीज़ें किस तरह से हम उपलब्ध कर दे सकते हैं। कि जैसे हम सोचते हैं कि जैसे सब प्रकार के धान्य हम लोग मिला के
ट्रेडिशनली हम लोग बनाते थे, मिस्सी रोटी बनाते थे, बिर्रे की रोटी बनाते थे या भाजनी बनाते थे। तो ये चीज़ें अब ऐसा हो गया है कि अब बनाने वाले जो सीनियर जनरेशन है वो नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हमें अगर लुप्त नहीं करना है तो हमें न्यू जनरेशन को ये उपलब्ध करके देनी पड़ेगी। और ये पुरानी है इसलिए एक मानसिकता रहती है कि अरे पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, नई चीज़ों को अपनाओ। तो ये पुरानी चीज़ें कितनी स्वास्थ्यवर्धक है, तो उसका जो प्रमोशन है वो उसके जो स्वास्थ्य के लिए जो उसके फायदे हैं उनको आगे लाना पड़ेगा कि ये क्यों स्वास्थ्यवर्धक हैं और इसलिए हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात ऐसी भी है कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको हम एक अलग तरह से सामने ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे पूरण एक चीज़ है कि जो पूरण और पूरण की पूरण पोली, ये एक सेंट्रल इंडिया में बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है और उसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत होती है और उसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है। अब समझिए कि जिस तरह से आज श्रीखंड का पैकेट अवेलेबल है, क्या हम 250 ग्राम 500 ग्राम पूरण का पैकेट नहीं बेच सकते हैं? अगर हम ये पूरण का पैकेट बेच सकते हैं तो अगर ये पूरण का पैकेट बिकता है तो घर में जो गृहिणी है उसकी आधी मेहनत कम हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात ऐसी है कि अगर वो गृहिणी खुद बहुत अच्छी पूरण पोली नहीं बना सकती है तो हमें उसके लिए कुछ अलग तरह से उसका उपयोग बताना पड़ेगा कि आप इस पूरण को रोटी तवे पे सेक के उसके ऊपर इस पूरण को फैलाओ, उसका एक रोल बनाओ और स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए ये एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पोषक रोल है। तो इस चीज़ को जो पारंपरिक पदार्थ है उनको आप अलग तरह से उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि सिर्फ उतना स्किल आपके पास में नहीं है तो भी आप इन चीज़ों को अलग तरह से उनका उपयोग कर सकती हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकती हैं। जैसे श्रीखंड है, श्रीखंड बनाना जो है 3-4 स्टेप्स में, आज श्रीखंड पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो अवेलेबल है छोटे छोटे पैक में। इसी तरह से ये चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल रहें, आज हमारे पास में सूप के मिक्स मिलते हैं, नॉर का मिक्स मिलता है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, क्यों ना हम एक कढ़ी का पैकेट बना सकें कि आप एक पैकेट खोलिए, 2 कप पानी में उबालिए, आपकी कढ़ी तैयार है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हमारे पारंपरिक पदार्थों को हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम उसको अलग अलग तरह से कह सकते हैं। हो सकता है हम कढ़ी को नाम दें कि ये कर्ड सूप है तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें, या क्यों कर्ड सूप बोलना, हम ये बोल सकते हैं कि कढ़ी है, ये बहुत पोषक है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है और इस अलग नज़रिए से उसको हमें चीज़ें भी देखनी चाहिए, उसको बनाना भी देखना चाहिए और उसका मार्केटिंग भी देखना चाहिए। तो उसमें हम उनको पोषक पदार्थों के लिए आगे ला सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। समय की कमी है, अभी तो सारे बताना मुश्किल है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारा जो आशादीप सेंटर है वहाँ पे हमारा कंसेप्ट यही है कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक पदार्थ हैं कि जिनमें पोषण मूल्य ज़्यादा है, वो पारंपरिक पदार्थों को हम आगे लाना चाहते हैं और इसी हेतु से हम लोग काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। यदि कोई उद्योजक आपसे कंसल्टेशन करना चाहे, मार्गदर्शन चाहे, तो क्या आप दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर कंसल्टेशन दे सकते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ में मैं एक और कंसेप्ट रखना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल फूड के लिए एक क्लस्टर का अगर विचार किया जाए कि जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ में हैं, जैसे है कि जैसे मिश्र धान्यों से बनी हुई चीज़ें, तो उसमें मिश्र धान्यों से बना हुआ आटा बन सकता है, उससे बिस्किट्स बन सकते हैं, उसके बेकरी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें सोयाबीन प्रोसेसिंग हो सकता है, माल्टिंग हो सकता है, ये सारी जो है ये ग्रेन बेस्ड प्रोसेसेस हैं। तो इसके लिए अगर एक क्लस्टर बनाया जाए तो ये क्लस्टर में कुछ फैसिलिटीज़, कुछ जो सुविधाएं हैं वो सबको दी जा सकती हैं और कुछ सुविधाएं जो हैं वो रेंटेड भी रह सकती हैं। तो इस तरह के क्लस्टर का जो कंसेप्ट है आजकल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का, तो वो क्लस्टर वाला कंसेप्ट कि एक तरह की इंडस्ट्रीज़ थोड़े थोड़े फ़र्क से एक जगह रहें और वो एक दूसरे से सामान ले, एक का प्रोडक्ट वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है और इस तरह से वो एक साथ रह सकती हैं। तो ये कंसेप्ट ट्रेडिशनल फूड सेक्टर क्लस्टर, यानी कि पारंपरिक आहार पदार्थों के लिए एक ग्रुप या एक एकत्रित उद्योग, इस तरह से सोचा जाए तो मुझे लगता है कि उसके लिए
बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू प्रतिमा मैम, आपने फूड सेक्टर के बारे में इतना सारी जानकारी दी हमको, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। जब हम गांव में बिजनेस करने जाते हैं तो सरकारी फाइनेंस योजनाएं क्या हैं और हम ऑनलाइन मार्केटिंग अपने उत्पादनों की कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रगति गोखले जी उपस्थित हैं। प्रगति जी राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन में सलाहकार हैं। नमस्ते प्रगति जी, क्या आप अपने कार्यक्षेत्र के बारे में और जानकारी देंगे? हाँ, जैसे आपने बोला कि गांव में बिजनेस कैसे शुरू करें, तो ये क्षेत्र में ही मेरा बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एक तो मैं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थी और हमारा काम ही था कि ग्रामीण उद्योगों को विज्ञान और तंत्रज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ाना। और दूसरा, मैं एक मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग करके एक अभी हमने एक्टिविटी शुरू की है, जिसके जरिए हम गांव के उद्योगों को ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए पूरी सहभागी करते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं और उनके प्रोडक्ट की बिक्री तक उनको पहुंचाते हैं। तो जैसे कि आज का ये टॉपिक है कि गांव में उद्यमिता कैसी बढ़ाई जाए, तो आज सभी को पता है, अगर आप गौर से देखें तो हवा में पूरा उद्यमिता भर गई है। ऐसे बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो नारा ही है। और उस उद्यमिता के में भी अगर आप देखने जाए तो ग्रामीण उद्यमिता पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए हर एक, मैं बोलती हूँ, हर एक सरकारी जो विभाग है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, सरकारी की जो भिन्न भिन्न मंत्रालय है, उन्हीं के तरफ से उद्यमिता बढ़ाने के लिए, उसमें फाइनेंस देने के लिए, उसमें लोन देने के लिए, उसमें कुछ हद तक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देने के लिए योजनाएं दर रोज यानी हर रोज सबमिट की जाती है। इसीलिए मैं आप सबको जो गांव में उद्योग करने में इच्छुक है, उन सबको, सभी युवाओं को एक ही सलाह दूंगी कि थोड़ा बहुत आपके हाथ में जो आज स्मार्टफोन आया है उसका उपयोग कीजिए, और मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगी, वो ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर उसका पालन कीजिए। सबसे पहले ग्रामीण उद्योगों से जुड़े हुए कौन से विभिन्न सरकारी विभाग हो सकते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग जैसे मैडम ने बताया, फिर कोल्ड स्टोरेज, फिर और ये वेयर हाउस, ये सारे आज ग्रामीण उद्योगों से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी विभाग हैं। तो इसमें आती है मुख्य मंत्रालय, एक तो जिसमें मैं काम करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए डिवीज़न है, जिसके अंडर KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन काम करती है। दूसरी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर समाज कल्याण एक है, सोशल जस्टिस, फिर बहुत सारे ऐसे महामंडल जो खुले हुए हैं, जैसे संत रविदास चर्मकार महामंडल, फिर अण्णाभाऊ साठे OBC महामंडल, ऐसे बहुत से महामंडल। ये सारे महामंडल, ये सारे गवर्नमेंट के मंत्रालय, सारे इनकी वेबसाइट आपको देखनी है, आपको ज़रूर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए उनके प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आज मैं मोटा मोटी आपको कुछ बता रही हूँ, बाकी मेहनत आपको करनी है। जैसे मैंने बताया KVIC विच कम्स अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है, उसमें एक बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें
गांव में उद्योग शुरू करने के लिए आपको सिर्फ लोन ही नहीं तो सब्सिडी भी मिलती है। और एक ध्यान रहे कि गांव में उद्योग शुरू करने के लिए जो बहुत से स्कीम्स है उसमें सब्सिडी कंपोनेंट भी है। तो एक PMEGP स्कीम बहुत अच्छी है जिसमें महिलाओं को और गांव में काम करने वाले उद्योगों को ज़्यादा सब्सिडी है, प्रोडक्शन सेक्टर को और ज़्यादा सब्सिडी है, सर्विस सेक्टर को थोड़ी कम सब्सिडी है। और इस सब का आपको KVIC के वेबसाइट पे PMEGP आप सर्च करेंगे, ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मुद्रा का बहुत नाम हुआ है इसीलिए आप मुद्रा को जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुद्रा में कोई सब्सिडी का कंपोनेंट नहीं है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ACABC क्लिनिक्स। ये बहुत अच्छी स्कीम है एंड इट इज़ ओनली फॉर एग्रीकल्चर डिप्लोमा और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एंड एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए है। इसमें आपको सिर्फ फंडिंग की सुविधा नहीं, आपको इवन ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस बुलाए जाते हैं, आपको पूरा ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद आपका ये भी किया जाता है, आपको बैंक के साथ लिंकेजेस भी किया जाता है एंड देयर इज़ अ हैंड होल्डिंग ऑल्सो। यानी एक बार आपने ACABC क्लिनिक स्कीम में आपका सिलेक्शन हो गया तो मैनेज हैदराबाद करके है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, उनके जरिए आपको पूरा ट्रेनिंग, विभिन्न जगह उनके ट्रेनिंग सेंटर्स है, पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। बाद में आपके हैंड होल्डिंग यानी आपको बैंक लिंकेजेस और गांव में आपका बिजनेस शुरू करने तक आपको सहायता दिया जाता है। ACABC क्लिनिक्स में जो गाँव के कृषि एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा और भी है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जरिए पिगरी फार्म्स, गोट वगैरह के लिए भी ऐसी ही स्कीम है जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट है। डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी एक स्कीम है जिसमें भी सब्सिडी कंपोनेंट है। इवन KVIC की जो स्कीम मैंने बताई PMEGP, उसमें भी पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाता है कि आगे जाके आप आपका बिजनेस कैसे करें। तो ये आज आपको जागरूक होके थोड़ा ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपको स्कीम बता रही हूँ, आज किसी ने या किसी गवर्नमेंट यानी अपने गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री ने कोई और स्कीम डेवलप बताई होंगी या कुछ पुराने स्कीम में नए बदलाव आए होंगे। तो आपको मैं सुझाव दूंगी, जो गांव में बिजनेस करने जा रहे हैं उन सभी को सुझाव दूंगी कि पहले थोड़ा ऑनलाइन सर्च करो, अपने पास इंफॉर्मेशन ले लो और फिर आप बैंक्स में जा सकते हैं, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन, बगैर किसी जानकारी से मत जाओ, नहीं तो वो आपको थोड़ा टर्कोमासिन हो जाता है। तो सारी जानकारी लेके जाओ। फिर नाबार्ड है, नाबार्ड का हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है और नाबार्ड भी इसलिए बैंक लिंकेजेस के बाद सब्सिडी का जो कंपोनेंट आता है वो नाबार्ड के जरिए ही होता है। और एक ध्यान में रखो, आज सारे विभिन्न सरकारी यंत्रणाओं को वो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, लेकिन आपका अप्रोच थोड़ा ठीक होना चाहिए। उनको भी टारगेट है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। इसके अलावा मैंने और एक स्कीम नहीं बताई, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तो कई स्कीम्स है, लेकिन RCT रूरसेती मॉडल जो है उसमें पूरे ग्रामीण उद्योजकों को पूरा यानी रहना खाने का खर्चा करके ये सारे ट्रेनिंग्स, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। रूरसेती ये लीड बैंक जो शहर की या वो डिस्ट्रिक्ट की लीड बैंक होती है उसके तरफ से ये दिया जाता है ट्रेनिंग। आपको एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी रहने के बेसिक स्किल्स दिए जाते हैं। और अगर आपको स्किल डेवलपमेंट यानी कुछ अलग टाइप के स्किल्स में जाना है, तो जैसे मैंने बताया मेरी पुरानी इंस्टीट्यूट थी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें टोटली फ्री नहीं है, लेकिन उसमें भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बहुत सारे इवन बेकार बालों से एमिनो एसिड कैसे बनाया जाए इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ, और उससे कई गांव में उद्यमी खड़े भी हुए हैं। तो ये ऐसी बहुत सी जानकारी आपको ऑनलाइन सर्च से मिल सकती है। आज मैंने बताई उससे भी कई ज़्यादा आपको मिल सकती है। और मैं और ये बताना चाहती हूँ कि SRLM जो है,
NRLM SRLM, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और वो हर एक स्टेट में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से किया जाता है। उसमें एसएचजी अप्रोच भी है। एसएचजी को आज बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अराउंड 4%, अगर आप अच्छे से पे बैक करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला जाता है। तो गांव में उद्योग करने के लिए आप अकेले भी जा सकते हो बिजनेस करने के लिए, या आपके साथ गांव के सारे युवक महिलाएं मिला करके भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, और इसमें तो और ज़्यादा फंडिंग है, और इसके लिए नाबार्ड का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। तो ये सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ लीजिए, उसके लिए ऑनलाइन रहिए। और अभी जो हम लोग चला रहे हैं मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग, ये भी आपको ऑनलाइन रहने की ही सुविधा देता है। जब आप गांव में बिजनेस करते हो तब आप गांव का ही मार्केट अगर टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, आप गांव में माउथ यानी एक दूसरे को बता के भी, या थोड़ा बहुत यानी पब्लिसिटी करके भी आपका बिजनेस हो सकता है। लेकिन आज ज़माना ग्लोकल का है, यानी आप गांव में जो बना रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड शहरों में है। तो इस स्थिति में ऑनलाइन मार्केटिंग आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और उसके लिए हम चला रहे हैं मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग। इसके अंतर्गत marketmirchi.com ये एक ऐसा वेबसाइट है जो ऐप की तरह डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आपके मोबाइल में सिर्फ गूगल में marketmirchi.com लिखो तो वो वेबसाइट शुरू हो जाती है, और आप स्क्रीन पे उसका आइकॉन भी बना सकते हैं। उसमें ये वेबसाइट की विशेषता ये है कि ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस में, सारी भारतीय भाषाओं में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और गांव से संबंधित, गांव के उद्योगों से संबंधित सारी श्रेणियां यहाँ मौजूद है। यहाँ फल है, फूल है, प्रोसेस फूड है, हनी है, टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, जो भी बिजनेस आप गांव में करना चाहते हो, इवन सर्विस सेक्टर भी है, यानी एग्रो मशीनरी है, एक्सेट्रा। तो आप ये वेबसाइट में आपको बहुत सिंपल तरीके से आप आपकी सेल्स की ऐड डाल सकते हो, आपको जो बिक्री करनी है उसकी ऐड डाल सकते हो, आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो आप बाय की ऐड डाल सकते हो, खरीदने की। इवन आपको कुछ जॉब रिलेटेड कोई टारगेटेड ये है एम्प्लॉय चाहिए तो भी आप उसमें फ्री ऐड डाल सकते हो, और ये एक ही बार आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, शुरू में नहीं करना पड़ता है। शुरू में यू जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट, आप उसको पोस्ट फ्री सेल्स ऐड पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी ऐड पोस्ट हो जाती है, उसमें सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता, आप उसके साथ फोटो भी अटैच कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स की, और आपको तुरंत खरीदारों की लिंक SMS में आती है, तो वो लिंक पे जाके आप खरीदारों को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो इट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, ये खुला मंच है आपके मार्केटिंग के लिए। इसमें ई-कॉमर्स जैसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, और इसी को हम मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग के अंतर्गत गांव-गांव में उद्यमियों, कृषि क्षेत्र के इवन किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके तरफ पहुंचा रहे, नाबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र, कम्युनिटी रेडियोज, इनके मार्फत। और इसके लिए बहुत अच्छे से वीडियोस भी हिंदी में क्रिएट किए हैं, हिंदी में बनाए हैं MKCL ने, जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। मेरी चैनल ही है प्रगति गोखले, वो देख के कोई भी लोग पहली बार स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स की ऐड ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 60% से ज़्यादा डायरेक्ट मार्केट लिंक्स ग्रामीण उत्पादनों के ये मार्केटिंग में आज तैयार हो रही है। कल मेरी नीति आयोग के साथ उसी के लिए बैठक भी है। तो ये जो मुफ्त में सुविधा हम दे रहे हैं मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग के अंतर्गत, और जो गवर्नमेंट विभिन्न योजनाएं ला रही है आपको फाइनेंस करने के लिए, और आपको सब्सिडी भी दे रही है उसके जरिए, इस सब का जरूर फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द गांव में अपना बिजनेस शुरू कीजिए।
अभी हमने कई विषयों के बारे में जानकारी ली है और इन सभी विषयों से रिलेटेड एक हमारे पास प्रत्यक्ष उदाहरण सामने है अभ्युदय ग्लोबल विलेज स्कूल के रूप में। सचिन सर, आप हमें उसके बारे में बताएंगे और आपका स्कूल क्यों यूनिक है और उसकी क्या क्या बहुत अच्छी बातें हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। जी बिल्कुल। हमारा स्कूल जो है वो एक खेत में है, नागपुर से 45 किलोमीटर दूर 52 गांव की हद में आता है। वो किसी गांव में नहीं है लेकिन खेत में है। और हमारे यहाँ लगभग 19-20 गांवों से बच्चे आते हैं जो कि किसानों के बच्चे हैं या खेत में जो मजदूर काम करते हैं उनके बच्चे हैं। पिछले वर्ष तक हमारे यहाँ 317 बच्चे पढ़ते थे। अभी इस साल अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है और नर्सरी से लेके इस साल अब हमारे यहाँ 9th स्टैंडर्ड शुरू होने वाला है। हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जो अडाप्ट किया है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे क्या यूनिक होता है, वहाँ पर कौन सी बातें ज़्यादा होती हैं, उसको टूल के रूप में लेकर के हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने खेती को एक चुना है और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में हम लोग जोर दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम लोगों ने थोड़ा और स्पेसिफिक किया है जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीप्रेन्योर्स, कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योर में भी एग्रीप्रेन्योर्स हमको बनाने हैं, यानी कृषि पर आधारित उद्योग हमको फिर से गाँव में लाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो भी हमारा करिकुलम है उसको खेती के आजू बाजू में कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर में काम किया, अपने टीचर्स के साथ में उस पर काम किया। हम लोग अभी लगभग 15 एकड़ में हमारा वहाँ पर कल्टीवेशन होता है। पूरी तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पर करते हैं, या जिसको हम लोग एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, जिसको वो करते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है। जो भी हमको मान लीजिए कीट नियंत्रण के लिए कुछ चीज़ें करनी हो तो उसको भी हम स्वयं बनाते हैं, वो भी अपने आप में एक उद्योग की तरह काम कर सकता है। हमारे यहाँ पर अभी 40 गायें हैं। हमारे यहाँ एक छोटा अभी छात्रावास भी पिछले वर्ष शुरू हुआ है, हॉस्टल शुरू हुआ है, तो दूध वहीं के वहीं कंज्यूम हो जाता है। गोबर और गोमूत्र हमको बोनस में मिल जाता है। और इन सब चीज़ों से जो बच्चों की लर्निंग होती है, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स बच्चे करते हैं। जैसे पिछले वर्ष तक हम लोग वहाँ पर कपास की खेती नहीं करते थे क्योंकि हमारे ज़मीन बहुत डिग्रेड हो चुकी थी और जब तक उसका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा नहीं हो हम लोग नहीं करेंगे सोचा था। जब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन अभी 2 के ऊपर पहुंच गया है तो हम लोगों ने फिर से इस साल कपास की खेती शुरू की है। ये आइडिया बच्चों ने हमको दी कि सर हम कपास तो लगाएंगे ही लेकिन कपड़ा भी खुद बनाएंगे। तो एंड टू एंड प्रोडक्ट जो है वो कैसे एक ही जगह पर हो, इसका पूरा विचार अभी वो बालक अवस्था से, बचपन से वो करना शुरू कर रहे हैं। और कैसे हमारे गांव की इकोनॉमी इन सब चीज़ों से सुधरेगी, इसके ऊपर में अभी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो 13-14 साल की उम्र में हैं, वो इन सब चीज़ों पर अभी सोचने लग गए हैं कि हमारे गांव को आवश्यकता क्या है, हमको सोलर की आवश्यकता है क्या, हमको मिल्क प्रोसेसिंग की आवश्यकता है क्या, हमको हमारे यहाँ पर चना अच्छा होता है तो उसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं क्या। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चों ने खुद होकर के अभी प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 चीज़ों को अभी वहाँ पर 2-3 चीज़ों की हम लोगों ने अपने स्कूल के परिसर में ही शुरुआत की है। एक तो है कि हमारे यहाँ हम लोगों ने एक लकड़ी घानी लगाई है और जिसके ऊपर हम लोग वहाँ पर तेल निकालते हैं। कुछ हद तक मूंगफली जो है वो अपने ही खेत में ली जाती है और बाकी फिर हम लोग बाहर मार्केट से भी लेते हैं और उसकी मार्केटिंग अभी नागपुर में हो रही है। दूसरा एक अभी रिसेंट हम लोग अभी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन का, जिसको शायद जगह भी थोड़ी कम लगती है, थोड़ा सा स्किल्ड काम होता है वो, लेकिन ये 2 लाइव प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं एज ए बिजनेस और उसको लगने वाला रॉ मटेरियल पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और इन सब के पीछे इकोनॉमिक्स है, इन सब के पीछे उसका भूगोल है कि मशरूम कितने टेम्परेचर में होगा, किस एनवायरनमेंट में होगा, या हम चना लेंगे तो कौन सी वैरायटी का लेंगे, उसको लेकर के फिर वो भूगोल का अभ्यास हो जाता है। उसको लेकर के हमारा उसको है आप हिंदी में पढ़ लें, उसको इंग्लिश में पढ़ लें, तो हम लोग उसको उसके माध्यम से हम लोग भाषा का विकास कर लेते हैं। तो ऐसा पूरा हम लोग इंटीग्रेटेड रूप में स्टडी को हम लोग देखते हैं, पढ़ाई को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग विषय के रूप में पढ़ाई को नहीं देखते हैं। बच्चे को यदि लगता है कि इसको समझने के लिए मुझे मैथ्स आना जरूरी है तो वो बिल्कुल देखेगा, उस चीज़ को करने के लिए वो ज़्यादा क्यूरियस रहेगा वो। तो हम लोग ऐसे बस एनवायरनमेंट बनाने का काम करते हैं जिसमें बच्चों के मन में प्रश्न आए, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वो टीचर के पास में जाएं और टीचर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें कि बच्चे खुद होकर के पढ़ाई कर सकें। 1-2 काम हम लोग और करते हैं कि एक हमारे यहाँ स्कूल में एक आनंद जतरा नाम का कार्यक्रम हम लोग अभी तक किया करते थे, इस साल नहीं हो पाया वो। तो हम लोग बच्चों को उसमें लोन दिया करते थे
कि 2 दिन के लिए आप अपना बिजनेस कीजिए और उसको लोन को आप स्कूल को वापस कीजिए और प्रॉफिट आपका। तो पिछले साल तक कुछ बच्चों ने उसमें से अपनी फीस भी भरी है, यानी किसी को 3,000 का 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 दिन में प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का, और हमारे स्कूल की फीस ही 4,000 रुपए है साल भर की। तो ये सोचने वाली बात है कि एक बच्चा 2 दिन बिजनेस करके अपने साल भर की फीस कमा सकता है, तो एज एन इंसेंटिव वो उसको चला गया। तो ये सब छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो बढ़ावा देने के लिए काम हम लोग वहां पर अभी प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इससे समझ में आ गया लोन कैसे लिया जाता है, लोन कैसे वापस किया जाता है। इसमें हम लोगों ने उनको पहले कहा कि आप पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाएं, जब वो अप्रूव होगा तब हम आपको लोन देंगे, ऐसे ही लोन नहीं देंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए उसको इंग्लिश आना जरूरी है, तो वो इंग्लिश सीखता है। तो हम लोग उसको सिर्फ उस सिचुएशन में डालते हैं जहां पर सीखना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल भी छोटा सा और पायलट प्रोजेक्ट है ये। हो सकता है कि आगे चल करके इसको और भी लोग समझना चाहें, देखना चाहें और कुछ नया शुरू करना चाहें, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसको भी ऐसा कुछ काम करना हो तो हम उनके साथ में काम करने को तैयार हैं। थैंक यू सचिन जी, आपने हमारे साथ इतना इंटरेस्टिंग मॉडल शेयर किया और ये हम लोगों ने पहली बार सुना है इसके बारे में। आई होप हम लोग इससे और बहुत कुछ सीखें और लोगों को भी इससे बहुत सारी टिप्स मिलें। थैंक यू। आज हमने गांव में बिजनेस कैसे करें इसके विषय में बहुत सी जानकारी ली, और भी जानकारी है जो हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक यदि आपको द पार्थ प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि कुछ कमेंट्स या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हम उनका आंसर देंगे आपको। थैंक यू।